प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर। पॉपुलेशन के इस अंतिम वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, या जिसे हम समष्टि वृद्धि बोलते हैं, और पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन में पॉपुलेशन का क्या महत्व है। तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक का, अगर हम नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है समष्टि वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन में इंक्रीज जो है एक समष्टि का एक स्वाभाविक गुण है। तो जैसा हमने पहले भी बात की थी कि जो समष्टि है उसके जो उसकी इंक्रीज और डिक्रीज को मुख्यतः जो है चार फैक्टर जो हैं वो प्रभावित करते हैं, और ये चार फैक्टर हैं जन्म दर, मृत्यु दर, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। तो नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, या जन्म दर, मृत्यु दर, अंतःप्रवास और बहिर्प्रवास, ये चार फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अजैविक कारक हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि पॉपुलेशन जो अजैविक कारक हैं वो धनात्मक भी प्रभाव डाल सकते हैं पॉपुलेशन पे, और ऋणात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। इसी तरह से कुछ इंट्रा स्पेसिफिक कारक हैं जो एक ही समष्टि के जीवों के बीच में होते हैं, वो भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। तो समष्टि के जीवों की संख्या में जो वृद्धि है उसको हम दो मूल प्रतिरूप हैं जिनके द्वारा हम उसको शो कर सकते हैं। तो पहला जो है वो कहलाता है जे प्रकार का वृद्धि चक्र, यानी कि जे शेप ग्रोथ का, और सेकंड जो है वो कहलाता है एस प्रकार का, एस आकार का वृद्धि चक्र या एस शेप ग्रोथ का। तो जे पहला जो चक्र है, जे आकार का वृद्धि चक्र, इसके अंदर जो समष्टि है उसकी वृद्धि शुरुआत में बहुत ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे जो है ये पॉपुलेशन एक लेवल पे पहुंचकर, उच्चतम शिखर पर पहुंचकर, जिसे हम एसिम्पटोट बोलते हैं, एसिम्पटोट पर पहुंचकर उसके बाद वृद्धि इसकी एकदम रुक जाती है। यानी कि इस प्रकार की वृद्धि में जो वृद्धि दर है वो कंपाउंड होती है, यानी कि बहुत फास्ट होती है, चक्रवर्ती होती है। और वातावरण के अनेक जो सीमाकारी कारक हैं, जैसे भोजन, आवास, तापमान, प्रकाश, वर्षा, ह्यूमिडिटी, ये सारे कारक जो हैं एसिम्पटोट पर ले जाने में मदद करते हैं, और फिर उसके बाद तुरंत इसके अंदर जो ग्रोथ है एकदम रुक जाती है। इस प्रकार की वृद्धि को हम ग्राफ के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे, और हम इसको निम्न सूत्र द्वारा इसको निरूपित कर सकते हैं। Rn इज इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे n है समष्टि में मादाओं की संख्या, जो r है वो है बढ़ने की दर, t जो है वो है समय, और डेल्टा जो है वो है परिवर्तन, यानी चेंज इन n। डेल्टा n मीन्स मादाओं की संख्या में परिवर्तन, डेल्टा t समय में जो परिवर्तन। तो इस फार्मूला के द्वारा Rn इज इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, इस सूत्र के द्वारा हम आपके इसको कर सकते हैं, इस गणना कर सकते हैं ये प्रकार की वृद्धि का उसके अंदर। इसी प्रकार से दूसरी जो प्रकार की वृद्धि है वो कहलाती है एस आकार का वृद्धि चक्र या एस शेप ग्रोथ कर्व। ऐसे मतलब यहाँ पे सिग्मॉइड कर्व है, और इस कर्व के अंदर जो है तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली जो अवस्था है वो कहलाती है धनात्मक वृद्धि की अवस्था या पॉजिटिव ग्रोथ फेज। सेकंड जो कहलाती है लॉगरिथम अथवा तीव्र वृद्धि की अवस्था, यानी कि लॉगरिथम और फास्ट ग्रोथ फेज। और तीसरा फेज जो है वो कहलाता है ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था, यानी नेगेटिव फेज ऑफ ग्रोथ। तो तीन इसके अंदर फेज होते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ फेज, फास्ट ग्रोथ फेज और नेगेटिव फेज ऑफ ग्रोथ। पहली प्रावस्था धनात्मक वृद्धि की अवस्था में जो समष्टि है उसके जीव धीरे धीरे उनके अंदर वृद्धि होती है, और दूसरी अवस्था के अंदर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस अवस्था के अंदर अत्यधिक तीव्र गति से पॉपुलेशन के अंदर वृद्धि होती है। और तीसरी जो है ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था, इस वृद्धि में जो है पॉपुलेशन जो है उसके अंदर ग्रोथ जो है रुक जाती है। तो इसके लिए कई जो सीमाकारी कारक हैं वो इसके लिए
उत्तरदायी हैं जो ऋणात्मक वृद्धि करते हैं। और ये ऋणात्मक वृद्धि तब तक चलती रहती है जब तक होम्योस्टेसिस, पॉपुलेशन जो है वो समस्थिरता में ना पहुंच जाए। तो इस जो एस वृद्धि की ऊपरी स्तर है वो एसिम्प्टोट कहलाती है, उसके अंदर भी कहलाती है और इसके अंदर भी, चाहे जे शेप की हो चाहे वो एस ग्रोथ फेज है। दोनों अवस्थाओं में एसिम्प्टोट जो है वो उसकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ जो है वो एसिम्प्टोट कहलाता है। इसको ग्राफ के रूप में भी हम देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो इस सूत्र को, इसे जो है इस वृद्धि चक्र को हम निम्न सूत्र द्वारा निरूपित कर सकते हैं। डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के। तो इस सूत्र के द्वारा हम इसको कर सकते हैं, जहाँ पे n फिर वही मादाओं की संख्या समष्टि के अंदर, t जो है समय, r जो है वो बढ़ने की दर, और d या डेल्टा जो है वो परिवर्तन है, चेंज इन n, चेंज इन t, और k जो है वो जीवों की अधिकतम संख्या है, यानी कि एसिम्प्टोट या जो कैरिंग कैपेसिटी है वहाँ की, वो k कहलाता है। तो अगर हम एक ग्राफ के रूप में इन दोनों को देखने का प्रयास करें तो जे शेप की कर्व जो है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। इसके अंदर प्रारंभिक अवस्था में जो ग्रोथ है वो स्लो होती है, धीरे, और उसके बाद एकदम फास्ट ग्रोथ होती है, और एसिम्प्टोट पे जाकर उसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो जाती है। पीक पे पहुंचकर पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। ये ग्रोथ फॉर्म कहलाती है, क्योंकि ये जे आकार की है इसलिए ये जे प्रकार की वृद्धि चक्र वक्र कहलाता है। इसी तरह से एस प्रकार के वृद्धि वक्र में अगर हम बात करें तो पहला फेज है स्लो ग्रोथ का, इसकी तरह ही, जिसके अंदर जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करेगी, और सेकंड प्रावस्था में पॉपुलेशन एकदम से ग्रो करेगी, और तीसरी जो इसकी अवस्था है जिसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करती है और फिर एक समस्थिरता के अंदर पहुंच जाएगी। तो एक लेवल पे पहुंचकर फिर ये उसके बाद जब उसके अंदर ऋणात्मक वृद्धि होनी होगी, उसके बाद जो है वो एक स्टेबल यानी समस्थिरता के अंदर पॉपुलेशन पहुंच जाती है। तो ये दो प्रकार की जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स होती हैं, जे शेप्ड एंड एस शेप्ड। इसके बाद समष्टि जो है या पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो इवोल्यूशन के अंदर इसका महत्वपूर्ण एक बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है। तो कई पर्यावरणविदों ने अनेक पैरामीटर्स का उपयोग किया कि पारिस्थितिकी जो है, समष्टि पारिस्थितिकी यानी पॉपुलेशन इकोलॉजी, वो इवोल्यूशन में कैसे, उसका क्या रोल रहता है। तो मैकआर्थर और विल्सन ने 1967 में दो तरह से इसको समझाने का प्रयास किया कि जो पॉपुलेशन है वो आर चयन और के चयन, दो मुख्य प्रकार से जो है वो इवोल्यूशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पहली जो आर चयन है, इसके अनुसार यदि कोई समष्टि, उसके अंदर उच्च आंतरिक वृद्धि यानी हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट पाई जाती है, तो जब वातावरण अनुकूलित हो तो जीवों में जो है बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है, तथा परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर इनमें वृद्धि दर शून्य में चली जाती है। मतलब जब कंडीशंस फेवरेबल हुई तो उस समय इनके अंदर बहुत हाई पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ रेट रहेगा। तो इस प्रकार के जो हमें कहें कि हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट जो है इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो जो आपके अकशेरुकी प्राणी हैं उनके अंदर मिलती हैं, या जो लोअर कॉर्डेट्स हैं जैसे मछलियों के अंदर, पिछले पहले वीडियोस में हमने बात की थी कि एक जो है आपके साल्मन मछली एक वर्ष में 2 करोड़ 80 लाख अंडों को देती है। तो इस प्रकार के अंदर उन 2 करोड़ 80 लाख अंडों में से जो एडल्टहुड तक पहुंचने वाले जो मछलियां होंगी, उनमें जब अंडों में से जब ग्रोथ होगी, उसके अंदर जब आपकी मेटामॉर्फोसिस होगी तो एडल्टहुड तक केवल जो है 5 से 7 मछलियां ही एडल्टहुड तक पहुंच पाती हैं। इस प्रकार के जीव जो हैं अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है वो रिप्रोडक्शन पर व्यय करते हैं, परंतु इनके अंदर पैतृक रक्षण जो होता है,
यानी पेरेंटल केयर है, उसके अंदर ये बिल्कुल ज़ीरो एनर्जी वो करते हैं, मतलब अंडे दिए और उसके बाद कोई पैतृक रक्षण का गुण नहीं शो करेंगे। तो जो आर चेन प्रवृत्ति के जो जीव हैं, इनके घनत्व में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। इसके विपरीत जो के चेन प्रवृत्ति के जीव हैं, इनके अंदर जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत स्लो होती है, और ये जो है परंतु पैतृक रक्षण का जो गुण है उसको दर्शाते हैं। यानी कि ये जीव जो हैं रिप्रोडक्शन पे बहुत कम एनर्जी स्पेंड करते हैं और पेरेंटल केयर पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है उसको व्यय करेंगे, और इसका भी जो एंड रिजल्ट है वही होता है कि एडल्टहुड तक 1 2 3 4, एक से लेके कुछ केवल 3 4 जीव तक हैं, वो ही एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। इस प्रकार का जो उदाहरण है के चयन की प्रवृत्ति जो है हमें पक्षियों के अंदर और स्तनधारियों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे अगर हम लोमड़ी की बात करें तो 2 या 3 बच्चों को जन्म देगी, और उसके बाद उसकी जो ज़्यादा एनर्जी है वो पेरेंटल केयर पे अपनी सबसे ज़्यादा एनर्जी करेगी, और वो लगभग उसके सभी के सभी जो हैं जीव को उनको एडल्टहुड तक पहुंचने तक उनकी पेरेंटल रक्षण करती है। जो के चेन प्रवृत्ति है, इसके अंदर जो है जीवों के घनत्व के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, या लगभग फ्लक्चुएशन बिल्कुल अनुपस्थित होती है। तो 2 स्ट्रेटजीज हम लोग कह सकते हैं कि जीव अपनाते हैं, एक आर स्ट्रेटजी और के स्ट्रेटजी। आर स्ट्रेटजी के अंदर जो है ज़्यादा रिप्रोडक्शन पे अपनी एनर्जी स्पेंड करेंगे, और पेरेंटल केयर पे अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं, जबकि के स्ट्रेटजी के अंदर जो जीव हैं वो रिप्रोडक्शन पे बहुत कम एनर्जी स्पेंड करते हैं, परंतु जो पेरेंटल केयर है उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी को स्पेंड करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये समष्टि इकोलॉजी है, ये हमें इवोल्यूशन को समझने में भी हेल्प करती है। तो इसके साथ हमारा जो है आज पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है वी फिनिश दैट चैप्टर। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है फिर नए चैप्टर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for watching this video.